दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट हीरोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी के लेक्चर्स लेकर आ चुके हैं और उसी के तहत हम आ चुके हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर लेकर, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स से जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो सारी चीजें देखी थी। अगर वीडियो नहीं देखी, अगर लेक्चर वो नहीं देखा है तो यार जाके देख लो वो लेक्चर जो आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या फिर ग्रेट हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में बात करें। अब ये स्कॉलर्स जो है बेसिकली इन्होंने अपना अपना व्यू रखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च हमें किस तरह से करनी है, कैसे करनी, क्या सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए हिस्टोरिकल रिसर्च में, सारी चीजों का जिस्ट हम क्या यहाँ पे पढ़ने वाले। अब ये लेक्चर में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे और हमारा जो पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके रेन डेस्कार्ट्स हमारे सबसे पहले स्कॉलर है। अब रेन डेस्कार्ट्स एक ऐसे स्कॉलर है, एक फॉरमोस्ट स्कॉलर, यानी कुछ जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनमें से एक स्कॉलर है। वो क्या कह रहे थे, वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब ये क्या कह रहे थे कि हम सभी ने हमारे 7th 8th 9th में हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, इन दैट वी हैव लर्न अबाउट द रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, एज वेल एज फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव कम टू द ऑडियो विजुअल सोर्सेज एज वेल। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, ये सारी जो चीजें मिल रही है, ये सही है कि गलत है, ये हमें जानना जरूरी है। हो सकता है किसी ने फेक बना दिया होगा, कि किसी ने नकली बना दिया, किसी ने झूठा डॉक्यूमेंट लाके हमारे सामने रख दिया, और उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है क्या वो सही है, कहीं वो गलत तो नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा गया है उसमें, कहीं वो जो सच नहीं है वो चीजें तो नहीं लिखी गई उसमें। ये सारी चीजें हमें क्या करना है, ये हमें वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद हम उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने जो आप इनके ऐसे कुछ बहुत सारे रूल्स है, ऐसे कुछ इनके बहुत सारे रूल्स थे, और वो सारे बुक रूल्स जो थे उनके लिखे गए थे आपके डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये इनकी बुक का नाम है, क्या डिस्कोर्स ऑन द मेथड, याद रखना है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखना बुक क्या नाम है, रेन डेस्कार्ट्स से कौन सी बिल्कुल डिस्कोर्स ऑन द मेथड, रेन डेस्कार्ट्स, डी फॉर डेस्कार्ट्स, डी फॉर डिस्कोर्स ऑन द मेथड, इस तरह से याद रख सकते हो क्या, डी फॉर डेस्कार्ट्स और डी फॉर डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अब इन्होंने ये बुक में बहुत सारे रूल्स लिखे थे, और उसी बुक में जो रूल्स लिखे थे उन्होंने क्या एक बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहे थे, क्या बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहे थे, किस चीज पे, साइंटिफिक रिसर्च किसके लिए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए को लेकर, इतनी चीजें क्लियर। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट आर एक्सक्लूडेड। क्या, never to accept anything for true till all the grounds of doubts are excluded। ऐसा आपको दिख रहा नहीं हो, थोड़ा इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, ठीक है, अब दिख रहा होगा। never to accept anything for true till all the grounds of the doubts are excluded। मतलब सीधा सीधा इनका ये कहना था, भैया कोई भी चीज पर तब तक भरोसा नहीं करना जब तक आपके मन में उठे हुए सारे जो सवाल है, सारे जो प्रश्न है, सारे जो क्वेश्चंस है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाए। एक बार जब क्लियर हो गया, आपको सारे सवालों का जवाब मिल रहा है, तो आप उस पर भरोसा कर लो ना, भरोसा करना नहीं। और ये हमारी लाजमी जिंदगी में भी, हमारी जो पर्सनल जिंदगी है उसमें भी फॉलो होता है। सही बात है, हमारी जो डे टू डे लाइफ में अगर हमें किसी चीज पे डाउट है तो हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं जब तक हमारे डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो जाते। ऐसा किसने कहा था, हमारे रेन डेस्कार्ट्स ने कहा था, रेन डेस्कार्ट्स ने कहा था। इतनी चीजें क्लियर होगी तो सबसे पहले क्या, अपना फॉरमोस्ट स्कॉलर, सॉरी हाँ यहाँ पे, तो हम सबसे पहली चीज क्या की थी, हमारे जो फॉरमोस्ट स्कॉलर रेन डेस्कार्ट्स, क्या रेन डेस्कार्ट्स वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्कॉलर, क्या इंसिस्टेड ऑन द वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब जो रूल्स लिखे थे उन्होंने कौन से बुक, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो आपको याद रखना है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, जो क्या कर रहे थे उनके रूल्स एक ग्रेट इंपैक्ट, बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहे थे आपके साइंटिफिक रिसर्च में। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू till all the grounds of the doubts are excluded। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, वोल्टेयर इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जब हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, क्या क्या पढ़ा था, द Formation begins with the relevant questions, scientific method research, the questions are anthropocene, answer to the questions are supported by reliable evidence, history presents a graph of human or mankind's journey on the basis of their human needs। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना, चलिए देखते। बेसिकली अगर मैं बात करूं वोल्टेयर, तो वोल्टेयर नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे। वोल्टेयर नाम से, जैसा हमारे बहुत सारे पोएट होते हैं ना, कवि होते हैं, उनका नाम असली नाम कुछ और होता है, लेकिन उनका पेन नेम से वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। वैसे हमारे जो वोल्टेयर थे उनका ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रांसोइस मारी ओरिएट। क्या था, फ्रांसोइस मारी ओरिएट, फ्रांसोइस मारी बिस्किट खाए हो कि नहीं खाए हो,
मारी बिस्किट, और RO8 बोलते ना, आरो का वाटर प्यूरिफायर, तो वैसे RO8 क्या RO8, तो इस तरह से फ्रांस ओएस, फिर मारी क्या मारी बिस्किट, फिर RO8 समझा, RO और 8, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ वोल्टेयर वाज द फ्रांसोइस मारी ओरिएट, ही वाज अ फ्रेंच। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होगा, वो बेसिकली कहां से थे, फ्रेंच थे। अब यहाँ पे अब ये क्या इंसिस्ट कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव जो ट्रूथ, अब हम कैसा बेसिकली हमारा हिस्टोरिकल अब तक क्या था कि लोग सच्चाई के पीछे कि ये चीज में कितनी सच्चाई है, हमारा मेन मोटिव क्या होता था जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च, सच्चाई को पता लगाना और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता लगाना कि पहले कौन सी चीज है, फिर उसके बाद कौन सी चीज है, फिर उसके बाद कौन सी चीज है, यानी बेसिकली डेट का सीक्वेंस पता लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादातर हिस्टोरियन इस पे ध्यान देते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि सोशल ट्रेडिशंस, अब जिस एरा के बारे में हम पढ़ रहे, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे, शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़ रहे, हम अशोक मौर्य के बारे में पढ़ रहे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो वो पीरियड में जो लोग का सोशल ट्रेडिशन क्या हुआ करता था, कल्चर कौन सा फॉलो करते थे, लैंग्वेजेस क्या थे, ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर किस तरह से परफॉर्म करते, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी हर किसी की, ये भी चीजें समझना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों ही चीजें क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या है इक्वली इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा। अगर ये सारी चीजें हम नहीं जान पाएंगे तो शायद हमारे जो इतिहास है जो पन्ना है कुछ अधूरा रह जाएगा। अगर ये सारी चीजें हम समझ लेते, सारी चीजें हम पता करते उनके बारे में, तो हमें इजिली क्या सारी चीजें समझ में अपने आप आने लगेगी। अब इन्होंने क्या किया, अब इस थॉट ने क्या दे दिया, एक राइज दे दिया, क्या राइज दिया, एक नए आइडिया को राइज दिया कि हिस्ट्री पढ़ते टाइम जितने भी सारे ह्यूमन एस्पेक्ट थे, बाकी जितने भी सारे हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको समझना जरूरी है। जैसे एग्रीकल्चर, उनका ऑक्यूपेशन के बारे में, सोशल ट्रेडिशन, कल्चर, रहते कैसे थे, क्लाइमेट क्या हुआ करता था, ये सारी चीजों को भी समझना क्या बहुत ज्यादा जरूरी, तभी हम क्या पाएंगे हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि देखो अगर मुझे गवर्नमेंट के बारे में जानना है या फिर राजा के बारे में जानना कि राजा किस तरह से था, तो वो जानने से पहले मुझे प्रजा के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रजा खुश है तो मतलब राजा बहुत अच्छा था, अगर प्रजा खुश नहीं तो राजा, समझ में आ गया। क्योंकि राजा तो बहुत आलोशान से रहता होगा कि उसका जो हिस्टोरियन होता है उसको डरा धमका के बहुत बड़ी बड़ी अच्छी चीजें लिखवा दी होगी अपने बारे में, लेकिन उसकी प्रजा खुश नहीं थी तो वो राजा कैसे अच्छा हो सकता है, सही बात है। तो हमें उसके बारे में जानना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ये सारी चीजें जानना हमें बहुत ज्यादा, तभी हमें क्या हिस्ट्री के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। तो इस वजह से क्या कहा जाता है, इस वजह से जो हमारे वॉल्टर भाई से उनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो याद रखना है हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो क्या याद रखोगे, वॉल्टेयर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ वॉल्टेयर, तो क्या फ्रांसोइस मारी ओरिएट, समझना, ही वॉज अ फ्रेंच, ये याद रखना आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना, अपना आंसर याद रखना है। सॉरी, देखिए यहां पे मैंने पॉइंट दिया, आपको याद रखना है द ओरिजिनल नेम वाज फ्रांसिस मारी ओरिएट, फिर उसके ज्यादा छोटा हो गया 2 मिनट, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ठीक, और थोड़ा सा बड़ा कर देते, हाँ अब दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या ओरिजिनल नेम क्या था उनका, फ्रांसिस मारी ओरिएट, और वो क्या थे, एक फ्रेंच थे, ठीक है, with the objective of truth and chronological of historical events. It is also important to consider the social tradition, trade, economy, agriculture, ठीक है। फिर उसके बाद this idea gave the rise to the new thought that understanding all the human aspects, and Voltaire, therefore Voltaire is also known as the founder of modern historiography। आपको give reason आ सकता है why Voltaire is known as the founder of the modern historiography, give reason, founder of modern historiography कौन कहलाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी कौन कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को। अब यहाँ पे आते हैं हम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल, क्या जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल, जो हमारे आपके क्या थे, हमारे नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर्स थे। अब इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बेसिकली ये देखिए क्या है, ये चीज जान देते कि हमारे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगल के एक जर्मन फिलोसोफर थे। अब इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि हिस्टोरिकल रियलिटी, क्या हमें हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट करना चाहिए, क्या हिस्टोरिकल रियलिटी कैसे, एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो इंसान पहले हवा मोड़ा करता था, लॉजिक है क्या, नहीं लॉजिक है। तो इनका कहने का यही था कि हमें जो हिस्ट्री है उसको एक लॉजिकल मैनर में क्या प्रेजेंट करने से कुछ भी अनाप शनाप क्या हमें प्रेजेंट नहीं कर देना चाहिए।
फिर उसके बाद क्या है, टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है वो क्या एक इंडिकेशन था किस चीज का, प्रोग्रेस का इंडिकेशन था, प्रोग्रेस का। कैसे, अब हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है बेसिकली ये समझो हिस्ट्री की टाइमलाइन है। पहले हम लोग फर्स्ट सेंचुरी में हम कैसे थे, सेकंड सेंचुरी में कैसे, थर्ड सेंचुरी में, फोर्थ सेंचुरी, जब हम लोग टाइमलाइन के थ्रू जाते हैं और हर एक इवेंट्स को हम पढ़ते हैं, यानी हर एक सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं, हर एक एरा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस है वो किस तरह से एक एक करके क्या डेवलप हो रहे हैं। तो वो क्या जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है वो हमें इंडिकेशन देता है कि ह्यूमन का प्रोग्रेस का। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या चेंज होता रहेगा, वो सेम रहेगा नहीं सेम रहेगा। क्यों नहीं सेम रहेगा, क्योंकि देखिए मैंने पहले कहा था कि जो सोशल साइंस के जो लॉज होते हैं वो लॉज कभी फिक्स नहीं होते, लॉज कभी बनाए नहीं जाते। क्यों, कुछ नए एविडेंस आए तो चीजें चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे फिजिकल साइंस होते हैं यानी आपकी केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, इसके लॉज फिक्स यूनिवर्सल होते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जो सोशल साइंस के लॉज यूनिवर्सल नहीं हो सकते, कुछ नए सोर्सेज मिले, कुछ नए एविडेंस मिले तो क्या हो जाएगा, जो चीज होगी वो बदल जाएगी, समझ में आए। इस वजह से तो वो जो प्रेजेंटेशन हिस्ट्री का वो भी चेंज होता जाएगा। अब इनके सारे आर्टिकल्स, इनकी जितनी भी नॉलेज से जो सारी चीजें कहां पे पब्लिश हुई इनकी बुक में। इनकी बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। क्या, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। और साथ ही साथ इनकी एक और बुक बहुत फेमस थी, रीजन इन हिस्ट्री। क्या, रीजन इन हिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो क्या क्या ध्यान रखना आपको, देखिए सबसे पहले जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। अब इन्होंने क्या क्या जो हिस्टोरिकल रियलिटी वो कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए। अब साथ ही साथ इन्होंने ये कहा दोस्तों कि जो टाइमलाइन हिस्ट्री का क्या, द टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री वो क्या एक इंडिकेशन है, क्या एक इंडिकेटिव है किसका, प्रोग्रेस का। और जो प्रेजेंटेशन हिस्ट्री का वो क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि नए एविडेंस क्या सामने चलकर आएंगे आपके। इतनी चीजें क्लियर है। अब इनके जितने भी आर्टिकल्स है सारी चीजें कहां पे पब्लिश है, उनकी बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज में। और उनकी दूसरी बुक जो रीजन इन हिस्ट्री ये भी क्या बहुत ज्यादा क्या फेमस हुआ करती थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट हम देखेंगे एक आपका येलो कलर का ब्रैकेट आपको दिया गया, उसको देखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो सबसे पहली चीज, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। अब ह्यूमन का जो दिमाग होता है ना, जैसे आपको मैं अगर बोलूं कि दूसरे की आइसक्रीम खाना क्या होता है, अच्छी बात नहीं होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मम्मी ने आपको बोला कि अपने आइसक्रीम खाया करो, ये अच्छी बात होती है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है ये तो समझ में आएगा तब ना, जब बुरी बात क्या होती है वो आपको समझेगा। अगर बुरी बात कोई बता रहा ही नहीं है और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताया तो आपको पता ही नहीं चलेगा बुरा क्या है। तो मम्मी को ये भी बताना पड़ेगा दूसरी की आइसक्रीम छीन के खाना बुरी बात होती है, खुद की आइसक्रीम खाना आप छीन के खाना नहीं, खुद की आइसक्रीम खाना एक अच्छी बात होती। तो बेसिकली हमारा ह्यूमन माइंड कैसा होता है पता है क्या, अगर मुझे कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताना तो मुझे बुरी चीज के बारे में भी बताना पड़ेगा कि भाई ये बुरी चीज है, इसको नहीं करना है, ये अच्छी चीज है, इसको करना है, तभी हमारे ह्यूमन माइंड में जाएगा, वरना जाएगा नहीं। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ किसी ट्रू और फॉल्स के बारे में, तो आपको ट्रू तभी समझ में आएगा जब मैं फॉल्स के बारे में होगा। फॉल्स के बारे में नहीं समझाऊंगा और ट्रू समझाऊंगा तो आपको ट्रू तो समझ जाएगा, हो सकता है समझ जाएगा, लेकिन आप फॉल्स को भी क्या समझोगे, ट्रू समझोगे। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। जैसे मम्मी ने कहा, क्या कहा कि अपनी आइसक्रीम खाना अच्छी बात होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बुरी बात क्या होती है, तो आप दूसरे की आइसक्रीम छीन के खाना भी तो यही सोचेंगे ना, ये भी अच्छी बात होती है। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या बुरी और अच्छी बात दोनों बतानी चाहिए, तभी ह्यूमन माइंड को क्या ग्रास्प कर पाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करिए तो थियरी बेसिकली हेगल द्वारा ही, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल द्वारा ही क्या किए, प्रपोज की गई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो मेथड एनालिसिस का, ये जो मेथड एनालिसिस का क्या सही क्या है गलत क्या है, जो ऑपोजिट्स पे बेस है, सही बात है, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स। अगर मुझे अच्छा बनाना है तो बुरा भी बताना पड़ेगा, तो ये मेथड को एनालिसिस का कैसे ऑपोजिट्स पे, अच्छा के बारे में जानने के लिए बुरा भी जानना पड़ेगा। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स। क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स। तो आपको कभी भी द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स इज नोन एज द डायलेक्टिक्स। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। The method of analysis which is based on opposites is known as dialectics। अब इस थियोरी में ये जो थियोरी में एक जब पहला थियोरी क्या, जो पहला थियोरी प्रपोज किया था, उस थियोरी जो बिगनिंग में थियोरी प्रपोज किया उसको हम लोग थीसिस बोलते हैं। क्या थीसिस? जैसे मैं आपको सही के बारे में बता रहा हूँ, सही के बारे में और गलत के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको सही के बारे में बताता हूँ, ये हो गया तो थीसिस हो गया। क्या हो गया? थीसिस हो गया। अब दूसरा क्या है, एक और थियोरी प्रपोज की जा रही है, किसके, थीसिस के कॉन्ट्रारी बेसिस, कंपैरिजन बेसिस पे। जैसे मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन सही आपको तब समझेगा जब गलत बताऊंगा। तो दूसरी चीज में क्या बताऊंगा, ये गलत क्या है, तो वो क्या हो गया, आपका एंटीथेसिस हो गया। समझ में आ गया? अब ये जो दोनों थीसिस का प्रपोज किया जाएगा, उसका पूरा जो जिस्ट होगा ये पूरा और कंक्लूड होगा, और फिर एक जो प्रोसेस होगा नई थियोरी का
प्रपोज प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले क्या रखना है, द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक्स। इन दिस थियरी अ थियरी व्हिच इज प्रपोज्ड इन द बिगिनिंग इज नोन एज थीसिस। एंड फिर उसके बाद क्या है, द थियरी व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंट्रारी टू द थीसिस इज नोन एज एंटीथेसिस। इतनी चीजें क्लियर होगी। एंड द gist of the thesis and the antithesis and the process of a new theory is known as synthesis। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। ये आपका था थर्ड लेक्चर। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।